हेलो दोस्तों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक से पॉलिटी का चैप्टर नंबर 9 का नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को पढ़ाना। ओके, 1 मिनट हम पेन ले लेते हैं। एक मिनट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया है, न कि मूल कर्तव्यों को। मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया है, न कि मूल कर्तव्यों को। ओके। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए, हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया है। नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए, हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल किया है। बाद में 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन सा मूल कर्तव्य? हम आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषण नहीं किया गया है। ठीक है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया, अर्थात उसमें कोई भी लिखित में नहीं दिया गया मूल कर्तव्य के बारे में। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कर्तव्य से रिलेटेड कोई भी लेख नहीं है। संभवतः एकमात्र जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। एकमात्र कौन सा संविधान है? जापानी संविधान, जिसमें नागरिकों के कर्तव्यों को रखा गया है। इसके विपरीत समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है। रूस के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं उनके दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। उनके दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के द्वारा यह बताया गया है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी, सरदार स्वर्ण सिंह, सन 1976 में, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता आदि के संबंध संस्तुति देनी थी। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए,
संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए और इसमें बताया गया कि नागरिकों की अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया। ठीक है, इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 को जोड़ा गया। भाग 4 में क्या जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद 51 का था, जिसमें पहली बार नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने यह घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक भूल थी। दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। समिति द्वारा दी गई कुछ सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और उन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इनमें शामिल हैं: संसद की आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब तक कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार कर दे। संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के पालन से इनकार कर दे। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। 2 नंबर में यह बताया गया है कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। कर अदायगी भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल अधिकारों की सूची, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल अधिकारों की सूची पढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्रकृति पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 8वें नंबर पर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 10 नंबर पर बताया गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
11वें नंबर पर बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्य की विशेषताएं। निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्यों की विशेषताओं के संदर्भ में उल्लिखित किया जा सकता है। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक कर्तव्य है। हम इस पॉइंट को फिर से दोहराते हैं। उनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना नागरिक का कर्तव्य है। वो चाहे तो यह कर सकता है या नहीं कर सकता है। दूसरे नंबर पर बताया गया है ये मूल भारतीय परंपरा पौराणिक कथाओं धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। तीसरे नंबर पर बताया गया है कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी हों, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। चौथे नंबर पर बताया गया है निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्याय उचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संस्तुति नहीं है। यद्यपि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। मूल कर्तव्यों की आलोचना। नेक्स्ट हम चलते हैं मूल कर्तव्य की आलोचना। संविधान के भाग 4 का में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की जाती है। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं हैं। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी। हम इस पॉइंट को फिर से दोहराते हैं। कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं हैं। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है। ये उच्च आदर्श, सामाजिक संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्य को न निभाने पर दंड एवं सजा की सिफारिश की थी। किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबंधित न भी हों, उन्हें भी मानना है। आलोचकों ने कहा है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल व महत्व को कम करती है। उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? आलोचनाओं एवं विरोध के बावजूद मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। जैसे 1 नंबर नागरिक की तब मूल
कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं। जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। हम नेक्स्ट फिर से ये पढ़ते हैं, नागरिकों की तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी रखनी चाहिए। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में करते हैं। 3 नंबर पर मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और इनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किसी कानून की संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्कसंगत माना जा सकता है और इस प्रकार ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया जा सकता है। मूल कर्तव्य 5वें नंबर पर हम देखते हैं, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद उन्हें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताए। स्वतंत्र भारत के बाद विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों के एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। मूल कर्तव्यों के संबंधी पीठ के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग, जिन्होंने विगत में राष्ट्र विरोधी आंदोलन और असंवैधानिक विद्रोह किए हों, पर संयमी प्रभाव होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए यह तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कोमल करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई ने नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43वें संशोधन अधिनियम 1977 एवं 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी। यह परिलक्षित करता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। यह ज़्यादा स्पष्ट हो गया जब वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। बर्मा समिति की टिप्पणियाँ। हम नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ते हैं बर्मा समिति की टिप्पणियाँ। नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधी बर्मा समिति 1999 में
कुछ मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान को लागू करने की व्यवस्थाएं की। वे निम्नलिखित हैं, जैसे 1 नंबर का राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मत, भाषा, मूल, वंश, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था करते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता है। 4 नंबर पर हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता। आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। 5वें नंबर पर देखते हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1976 ने किसी संप्रदाय संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था करता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने वाले संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था करता है। 7 नंबर पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। 8 नंबर वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों के अनियंत्रित कटाई एवं वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर रोक लगाता है। संदर्भ सूची पर हम देख लेते हैं। मूल अधिकार अनुच्छेद 14, 20, 21 का 23, 24, 25, 26, 27 और 28 द्वारा प्रत्याभूत है, जो सभी लोगों, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, के लिए उपलब्ध है। नेशनल फोरम ऑफ लॉयर्स एंड लीगल एड दिल्ली के तत्कालीन अध्यक्ष डी चावला ने पाया, कर्तव्यों को ज़्यादा स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी इन आदर्श विचारों को समझ नहीं पाता। कुछ के लिए भगत सिंह पंथ की विचारधारा भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। इसके अतिरिक्त हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा क्या है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना क्या है, यह मूल्य लोगों की सामान्य समझ से परे हैं और इनका उनके लिए कोई अर्थ नहीं है। कर्तव्य ऐसे और उन शब्दों में लिखे जाने चाहिए तो जो आम आदमी की समझ में आ जाए। डी चावला द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज सोशलिस्ट इंडिया, नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 1976 पर लिखा गया है। बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज आपने पढ़ा मूल कर्तव्य, संविधान के मूल कर्तव्य, चैप्टर नंबर 9 लक्ष्मीकांत बुक से। आगे अगर आपको और भी चैप्टर पढ़ना है तो हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट ज़रूर लिखें और हमें वीडियो में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और हमें और इसी तरह और वीडियो लाएं या फिर नहीं, और किस विषय पर और वीडियो लाना है मुझे कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें। थैंक यू।